सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश नामी। आज के हमारे खास परिचर्चा पर खास मेहमान हमारे परम सत्कार डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई साहब, मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सतनाम जोहार सर। सतनाम सतनाम। और मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब पेशे से डॉक्टर रहे हैं और लंबे समय तक सामाजिक सेवा से निवृत्त हुए हैं। और इस बीच उनकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई और उनकी साहित्य यात्रा तक की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने नौकरी पेशा के अलावा भी अपने जीवन में लेखनी को भी चुना। ऐसे बहुत सारे कम सारे डॉक्टर लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपनी पेशा के अलावा और दूसरा काम नहीं कर पाते। लेकिन छत्तीसगढ़ में डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब एक ऐसे डॉक्टर हैं जो समाज के हमारे रत्न के रूप में हैं, जिनकी किताबों को आज अमेजन के रूप में भी लोग उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो मैं आज उनकी जीवन परिचय से लेकर उनकी साहित्य यात्रा तक की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का परिचय जानना चाहूंगा और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका बचपन कहाँ गुजरा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश के रूप में हम हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर सुनवानी साहब, आप अपना परिचय थोड़ा संक्षिप्त में देते हुए, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ग्रामीण स्तर का शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, आपके माता पिता का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालें आपके जीवन संघर्ष पर। जी। भाई साहब मानवता चैनल के आयोजक है, संचालक है, और इस चैनल से जुड़े हुए सभी संत महात्मा और मेरे पूजनीय है, उन सबको मेरा साहे सतनाम। मेरा जन्म 1 जनवरी 1957 को ग्राम चुशरुंगपुर, तहसील बलौदाबाजार और जिला रायपुर में पूर्व का हुआ। रायपुर जिला था। वर्तमान में बलौदाबाजार एक जिला बन गया है। जी। एक सधा एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। मेरा मेरे माता पिता का व्यवसाय कृषि था, और खास करके मेरा जो प्रारंभिक शिक्षक दीक्षा है वो ग्रामीण परिवेश में हुआ। तत्पश्चात उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं गांव से बाहर निकला। बलौदाबाजार में मेरी शिक्षा स्नातक तक संपन्न हुई। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए मैं रायपुर पहुंच गया, और रायपुर में मैंने एमए या स्नातकोत्तर की जो शिक्षा है अर्जित की। तत्पश्चात मैंने 1 साल के गैप के पश्चात, अंतराल के पश्चात, मैंने बीए प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। और बीए प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत मैंने अपनी शासकीय सेवा सर्वप्रथम जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौंडी जिला दुर्ग से शुरू की। मैंने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री 79 में अर्जित की, और अपनी स्टार्टिंग जो शुरुआती जो नौकरी है, सेवा है, शासकीय सेवा, वो ट्राइबल विभाग में, ट्राइबल विभाग के जी स्कूली शिक्षा में डौंडी जिला दुर्ग से प्रारंभ की। इसी बीच जो है उच्च शिक्षा में नौकरी हेतु आवेदन करने के लिए मुझे अवसर मिला।
मैंने उच्च शिक्षा में सहायक प्राध्यापक के पद पर सेवा प्रारंभ करने के लिए आवेदन किया और उसमें मेरा चयन हुआ। और सन 1987 से मैं सहायक प्राध्यापक इतिहास के पद पर जो है कार्य करना प्रारंभ किया। पूर्व की सेवा को मैंने रिजाइन दे दिया और उस शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के बतौर शासकीय सेवा करना प्रारंभ किया। इस जी बीच इस बीच मेरी सर्वप्रथम जो है पोस्टिंग शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में हुई। और इसके बाद मैंने इसी समय से 2-3 साल के पश्चात से मैंने पीएचडी का कार्य करना शुरू किया। परंतु जी शासन की शासन की नीतियों के तहत मेरा स्थानांतरण हो गया और मेरा पीएचडी का कार्य जो है बाधित हो गया। लेकिन मैंने कुछ कुछ साल का मतलब है 1-2 साल के पश्चात मैंने पुनः अपने पीएचडी के कार्य शुरू करना प्रारंभ किया। और मैंने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में मेरे पीएचडी के जो विषय है उसको मैंने लिया। वो चुनौती इस प्रकार है कि मेरे ही महाविद्यालय के एक सवर्ण प्राध्यापक ने मुझे छेड़छाड़ कर दिया। छेड़छाड़ का मतलब मुझे टांट कर दिया कि देश की आज़ादी में सत्नामियों का कोई योगदान नहीं है और तमाम प्रकार की सुविधा देने के लिए ये लोग आगे आते हैं। मैंने इस वक्तव्य को एक चुनौती के रूप में लिया, एक चैलेंज के जी रूप में लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं छत्तीसगढ़ का रहवासी हूँ और छत्तीसगढ़ में मेरे दादा परदादा के द्वारा कई बातें मैं सुना था, मेरे स्मरण में था। और मैंने यह निश्चय किया कि मैं जब पीएचडी करूंगा, शोध कार्य करूंगा, तो मैं मेरे समाज पर ही करूंगा और यह दिखा के रहूंगा कि सतनामी समाज के लोग भी जो है आजादी के आंदोलन में भाग लेकर इस अंचल में जो है अपनी राष्ट्रीय जो योगदान है उसको पूरा करके एक मिसाल कायम किया है। इसको मैं शोध कार्य करके समाज के सामने लाऊंगा, प्रकाश में लाऊंगा। यह मैं जो है दृढ़ संकल्प किया और दृढ़ संकल्प करके मैं इसी पर टॉपिक लिया और इसी टॉपिक का मेरा नाम है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में सतनाम पंथ का योगदान। और इस टॉपिक को मैं चयन करके या इसका पंजीयन होने के पश्चात मैंने काम करना शुरू किया। जब शोध कार्य मैंने प्रारंभ किया, इस समय मुझे अपने विभाग से विभाग कहा जाए या इसको कहा जाए संस्था की ओर से, संस्था में जो प्राचार्य रहते हैं या उनकी ओर से मुझे काफी परेशानियां हुई। मुझे अवकाश नहीं मिलता था, मुझे अपने कार्य को करने के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। फिर भी मैं किसी भी तरह सामंजस्य स्थापित करके इस कार्य को आगे बढ़ाते गया। मैंने इस जी कार्य को कर मैंने इस कार्य को करने के लिए गृह विभाग से जेल का रिकॉर्ड देखने के लिए अनुमति लिया। मैंने बिलासपुर जिला जेल, रायपुर जिला जेल, दुर्ग जिला जेल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो फाइलें हैं उसको मैं देखा। मैंने फील्ड वर्क में कई तरह के जो है मटेरियल जो है मैं मेटर जो है कलेक्ट किया। मैंने राष्ट्रीय अभिलेखागार भोपाल और राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली से मैं वहां उपस्थित होकर वहां जाकर मैंने अपने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को या महत्वपूर्ण मैटर को मैंने एकत्र किया। और एकत्र करने के पश्चात मैंने इस पीएचडी के कार्य को या शोध कार्य को पूर्णता प्रदान आपकी किया, आवाज थोड़ी कम अंजाम है दिया। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी, तो मैंने सन 1995 में मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल की पंडित जी रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से। 1995 में मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। तत्पश्चात जी जो है
विभागीय स्तर से भी मेरा पदोन्नति हुई। मैंने सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक और प्राध्यापक के पश्चात मैंने कॉलेज में प्राचार्य जैसे पद पर मैंने कार्य किया है। और इस ओहदे तक पहुंचकर मैंने अपनी शासकीय सेवा पूरी की है। सन 1987 लेकर दिसंबर 2021 तक मैंने उच्च शिक्षा विभाग में जो है बड़ी सफलतापूर्वक और बेदाग रहकर मैंने शासकीय सेवा को पूरा किया है। और इस अवधि में मैं अपने लेखन कार्य को जारी रखा। मैंने लेखन कार्य को जारी रखने के साथ साथ अनेक तरह के शोध पत्र पत्रिकाओं में जो है शोध परक आलेख भी लिखा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो शोध पत्रिकाओं में मेरा लेखन प्रकाशित हुआ है वो खास करके सतनाम पंथ, गुरु घासीदास, बालक दास से संबंधित जो चीजें हैं बड़ा प्रामाणिक तौर पर और तथ्यात्मक ढंग से जो है शोध पत्रिकाओं जी में प्रकाशित हुआ है। सन जी डॉक्टर साहब 2000। आपकी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी प्रथम लेखनी की विचार कब आई और कौन सा ऐसा जो रचना है जो प्रकाशन के रूप में आई या पेपर पत्रिका में लोगों को जानकारी हुई और लोगों ने आपको उस लेखनी से आपको जानना शुरू किया कि भाई आप साहित्य के क्षेत्र में भी अपना अ, लेखन करते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इस मैंने पीएचडी की डिग्री पूरा करने के पश्चात समाज में सामाजिक चेतना लाने के लिए मैंने स्वतः अपने स्वयं के व्यय से पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया। जी उस पत्रिका का नाम है सत्य प्रभात। मैंने सत्य प्रभात पत्रिका को 3 सीरीज में निकाला था। एक साल में एक पत्रिका निकालता था और ये पत्रिका बहुत ही बड़ी पत्रिका थी। और मैंने इसको निकालना शुरू किया और समाज के लोगों में बांटना शुरू किया। बांटने के साथ साथ मेरी यह पत्रिका जो है छत्तीसगढ़ के लगभग दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, मुंगेरी क्षेत्र में ज्यादा इस पत्रिका का प्रचार हुआ। और इसके साथ ही मैं प्रति वर्ष गुरु घासीदास जयंती, मिनी माता निर्वाण दिवस एवं और अन्य सामाजिक उत्सव के अवसर पर आर्टिकल लिखता था। और सवेरा संकेत जो दैनिक अखबार है या दैनिक भास्कर जो दैनिक अखबार है इसमें मेरा आर्टिकल जो है शोध परक आर्टिकल जो प्रकाशित हुआ था। और इसका जो प्रकाशित होता था इसका जो प्रूफ, इसका जो है कटिंग न्यूज जो है मैं धीरे धीरे फिर मैं एक शोध संग्रहालय के रूप में विकसित करना शुरू किया। आज मेरे पास जो है शोध संग्रहालय के रूप में एक बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन एक सीमित मात्रा में मेरी पास लाइब्रेरी इकट्ठी हो गई है। जो अखबारों का कटिंग है, पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, शोध आलेख हैं और मेरे जो द्वारा जो लिखे गए जो आर्टिकल है और अलग से जो पत्रिकाएं हैं जो एकेडमिक जो शोध केंद्र हैं। जैसे मैं कावेरी शोध संस्थान उज्जैन का मैं आजीवन सदस्य रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जो शोध उपक्रम है, शोध पत्रिका का संस्थान है उसका मैं आजीवन सदस्य रहा हूँ। इसी तरह मैं कई शोध संस्थानों से मैं का आजीवन सदस्य रहकर मैं अपने शोध पर आलेखों को उनके माध्यम से प्रकाशित करते रहा। और इसके उपरांत फिर मैंने स्वतः जो है नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल का जो बैकग्राउंड मुझको मिलते गया तो उस बैकग्राउंड में अपने आर्टिकल को प्रकाशित करके मैं संत गुरु घासीदास बाबा, बालक दास और सतनाम पंथ के गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली संस्कृति को मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का सफल प्रयास किया हूँ। जी और डॉक्टर साहब इसलिए जी 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 बोलिएगा, जी बताइए। डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा कि आपकी जो
साहित्य की रचना जो शुरू हुई है वो आपके नौकरी पेशा के कार्यकाल समय में शुरू हो करके अंतिम जो रिटायरमेंट होने के बाद अभी तक आपने कितने पुस्तकों की रचना की है, और उस रचना के माध्यम से जो हमारे लोगों को वो किताबें अगर पढ़ना चाहें तो उसकी जानकारी भी थोड़ा सा उपलब्ध कराएं। जी जी। मैंने लेखन कार्य शुरू किया शासकीय सेवा प्रारंभ करने के पश्चात। और सबसे ज्यादा शुरू किया मैं पीएचडी की डिग्री हासिल करने के उपरांत। मैं लिखने के क्षेत्र में मैं बिल्कुल एकदम लगन और परिश्रम के साथ जो है शुरू करना। मैं मेरे आर्टिकल को सर्वप्रथम मैं अखबारों में छपवाता था कि मेरा लिखा हुआ चीज कितना लोगों को पसंद आता है, कि कितना समाज के लिए जो है लाभकारी है। ऐसा लिख लिख कर मैं प्रकाशित करता रहा, और इसका जो रिजल्ट है, इसका परिणाम है, मुझे बहुत ही पॉजिटिव मिलता था। और ये एक समय ऐसे कहने लगे समाज के आदमी कि आपके लेखनी के सामने आज तक किसी का कोई लेखनी नहीं है। इतना पैनी है, इतना तार्किक है, इतना तथ्यात्मक है, इतना प्रामाणिक है कि अभी तक इस तरह धारदार लिखने वाला समाज में अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया है, लेखन कार्य में आगे नहीं उभरे हैं, ऐसा कहने लगे। और समाज के नांदगांव के जो लोग हैं, दुर्ग जिले के लोग हैं, मैं जो है राजनांदगांव रायपुर और दुर्ग जिले से ज्यादा संपर्क रखता था, आना जाना चलता था मेरा, लोगों के बीच बैठना उठना चलता था। मेरे जो अगुआ के रूप में मैं आप तक मानता हूँ, घनाराम ढीढ़ी का नाम सुने होंगे। घनाराम ढीढ़ी सत्य दर्शन संस्थान भिलाई के वो संचालक थे, ओपनर थे। और उन्होंने मेरे पीएचडी के कार्य करने में मुझे आगे मार्गदर्शन देने में पहले व्यक्ति थे। और उनको मैं अभी तक मेरा गुरु मैं अपना समझता हूँ। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया पीएचडी करने के लिए, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए। और उनको इसलिए मैं आज तक जो है, यद्यपि वो स्वर्गीय हो गया है, लेकिन आज तक मैं उनको अपना गुरु समझता हूँ। घनाराम ढीढ़े मेरा गुरु है, सामाजिक गुरु है। जी सामाजिक गुरु के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी वो गुरु रहा है, मुझे तकनीकी और जो है मार्गदर्शन देते रहे। मेरी किताब जो है और ऐतिहासिक किताब, ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है। पहले जो प्रकाशन हुआ, वो प्रकाशन हुआ स्वर्गीय राजमोहन नयनदास जी का गोरक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। मैंने राजमोहन नयनदास के गोरक्षा आंदोलन और उनके स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो है किताब प्रकाशित हुआ, जो दिल्ली से प्रकाशित हुआ अखंड पब्लिकेशन से। और ये जो है बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय पुस्तक के रूप में जाना गया। और इसके बाद जो दूसरी किताब है, वो जो ये दूसरी किताब है, मैं अपनी शाबाशी नहीं मानूंगा, लेकिन शायद है इस तरह की किताब कोई सतनामी समाज में लिखा होगा। उस किताब का नाम है सतनाम भारत। सतनाम भारत, सतनाम पंथ का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। ये भी किताब जो है दिल्ली से अखंड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है। जी और मेरी तीसरी किताब है, ये जो किताब है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में सतनाम पंथ का योगदान जो है 1885 से 1947 तक। इस किताब में मैं छत्तीसगढ़ में जो राजमोहन नयनदास ने गो हत्या बंद करवाया था, और आजादी के आंदोलन में जो गुरु अगमदास, रतिराम मालगुजार, नयनदास महिलांग, और जो है महंत बिसौहाराम और मदन ठेठवार, और उस समय के जोरदास राय कोसले, और आगे चलकर स्वर्गीय मिनी माता का जो राजनीतिक जो योगदान है, इन सब पर को रेखांकित करते हुए उनको उचित स्थान और देते हुए उनके योगदान और अवदान और मूल्य को स्थापित करते हुए मैंने इस किताब को लिखा हूँ। और जैसे ही ये जी किताब जो है छप कर आई, वैसे ही किसी सज्जन सामाजिक व्यक्ति को पता चला तो उन्होंने
तुरंत मेरे घर पहुंच कर उस किताब को परचेज करके ले गया। जी। और तो आज ही फोन किया था कि सर मुझे और किताबें चाहिए, आपके जितने भी लिखा हुआ किताब है, पुस्तकें हैं, वो किताब चाहिए। और मैं तो रखूंगा ही, पढ़ूंगा, साथ ही साथ मैं और लोगों को मैं अपने पैसे से खरीद कर उनको वितरित करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने, भाई मेरे पास उपलब्ध है तो मैं दे दूंगा, आप ले जाइए करके उन्हें बोला हूँ। जी। यहाँ पर जी बहुत। यहाँ पर जी। जी जी, और कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं कि? जी मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, सतनाम बंजारे साहब। चूंकि आज का विषय पर हमको अपनी अ, एक मिनट, एक मिनट। आज के विषय पर हमारी परिचर्चा होनी थी, लेकिन बहरहाल हमारे जो अ, अतिथि है, मेहमान है, उनके नहीं जुड़ने के कारण हम अभी डॉक्टर आर आई सुरवानी की जीवन यात्रा और उनकी साहित्य यात्रा पर चर्चा कर रहे थे। तो राजेंद्र बंजारे साहब का मैं स्वागत करता हूं। और चूंकि डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब एक साहित्यकार हैं और उन्होंने कई किताबों की रचना की है, तो उनके जीवन पर्यंत से संबंधित जो समाज के बहुत सारे ऐसे लेखक है, साहित्यकार है, वो छुपे रुस्तम के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है, जिनका जीवन परिचर्चा समाज के बीच में नहीं आ पाता है। तो मैं चाहूंगा राजेंद्र बंजारे साहब से कि डॉक्टर सोनवानी साहब की जीवन परिचर्चा और उनकी साहित्य यात्रा पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो कोई सवाल अगर सोनवानी साहब से रखना चाहते हैं साहित्य के क्षेत्र में समाज को योगदान देने के संदर्भ में, तो सोनवानी साहब ने जो किताबें लिखी है उनके संबंध में कोई और आपके मन में जिज्ञासु सवाल हो तो आप कर सकते हैं, राजेंद्र बंजारे साहब। सतनाम। जी सर, मैंने उनकी बातों को सुन नहीं पाया था। और अभी इसमें जी। सुरवानी जी, डॉक्टर सुरवानी जी को बोलने दीजिए। कुछ समझ आए तो मैं कुछ उसे जानकारी हासिल करूंगा सर। जी। आ, तो कुर्रे साहब, मैं आगे बात अपनी बढ़ाता हूँ। जी। जी बात रखें। तो जैसा मेरा जो है एकेडमिक के कार्य जो बढ़ा, तो फिर आगे चलकर मुझे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर इतिहास विभाग, बाद में हेमचंद्र विश्वविद्यालय दुर्ग से मुझे पीएचडी गाइड के रूप में मुझे मान्यता मिली। तो पीएचडी गाइड के रूप में मान्यता मिली, तो मेरे अधीन भी, मेरे अधीन सभी या मेरे मार्गदर्शन में भी पीएचडी कार्य करने के लिए स्टूडेंट जो है शुरुआत किए। और मैंने एक बहुत जबरदस्त विषय पर मैंने बिलासपुर की एक गर्ल्स स्टूडेंट को पीएचडी करवाया हूँ, और उसका नाम है अनीता बरगाह, जो है बिलासपुर की रहने वाली है। और उन्होंने जो है पीएचडी जिस विषय पर की है उसका नाम है छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक चेतना के विकास में सतनाम आंदोलन का योगदान पर उनको मैं पीएचडी करवाया हूँ। और वह पीएचडी की थीसिस भी जो है वो पब्लिश हो गई है, और पब्लिश होकर मार्केट में आ गई है। और पब्लिश होने के पश्चात भी कतिपय समाज के लोग उनका अध्ययन किए हैं, पढ़े लिखे हैं, और उस पुस्तक के बारे में काफी लोगों ने सराहना की है। दूसरी जो पीएचडी का काम जो शुरू करवाया हूँ कि सतनाम पंथ के विकास में या सतनामी समाज के विकास में हम सतनामी गुरुओं का योगदान, जिसमें इस शीर्षक में संत गुरु घासीदास से लेकर अब तक जो गुरु हैं उनका समाज के विकास में, समाज के संस्कार में, समाज की संस्कृति में जो है कितना उनका योगदान रहा है, क्या उनकी भूमिका रही है, और किस तरह समाज को आगे संचालित करते हुए विकास की ओर ले जा रहे हैं, इस पर फोकस किया गया है। और ये जो है वो डॉक्टर
डॉक्टर रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर से ये पीएचडी अवार्ड हुआ है। तो ये जो दूसरी पीएचडी है, जो ये जो पीएचडी करने वाली है वो समाज की स्टूडेंट है, जो सतनाम पंथ पर जो पीएचडी की है। वो एक पीएचडी और शुरू किए है। हालांकि मैं रिटायर तो हो गया हूँ, लेकिन उनको पीएचडी करने की मान्यता रजिस्ट्रेशन होने के कारण से उसको मिली हुई है, खत्म नहीं हुई है। और वो जो पीएचडी का जो शीर्षक है, वो शीर्षक है सतनाम पंथ के सामाजिक संगठनात्मक स्वरूप का समाज के विकास में योगदान, रायपुर जिला के विशेष संदर्भ में ये जो है इसका टॉपिक है। और इसको भी बिलासपुर के एक जेंट्स जो कैंडिडेट है पीएचडी कर रहे हैं। तो मैंने सेवानिवृत्त के पूर्व तक मैंने 3 जो कैंडिडेट है उनको पीएचडी कराने के लिए मैंने अपना समय देने के लिए मैं समय दिया, या उनको पीएचडी करवाने में जो बन सका वो भरसक मदद किया, और लास्ट में उसका मदद जो है हो ही रहा है। इस तरह से मेरा जो है एकेडमिक कार्य जो है चलते रहा है। और यहाँ पर मैं अभी तक जो है लेखन का कार्य कर रहा हूँ, और जो भी समय मिलता है रिटायरमेंट के बाद, वो समय में मैं निश्चित रूप से प्रतिदिन लगभग 2 घंटे मैं जो है अध्ययन, अध्यापन और लेखन के कार्य में समय निकालता हूँ। यद्यपि मेरे और अन्य पारिवारिक काम भी वैसी है, अधिक अधिक है। मैंने पूरी सर्विस भर मैंने अपने पारिवारिक कार्य की ओर या अपने घरेलू कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया। एक चीज आप विचित्र मानेंगे या आश्चर्य मानेंगे कि मैंने अपनी सर्विस लाइफ में कभी भी मेडिकल छुट्टी नहीं लिया। कंटिन्यू स्वस्थ रहकर मैंने अपनी सेवा पूरी की है। बस इतना नहीं कि मैं अपनी जो है जो सीएल की छुट्टी होती थी लेता था, लेकिन कोई ईएल की छुट्टी नहीं लिया, न मेडिकल छुट्टी लिया। मैं पूरी जो है अपनी सेवा जितना बन सका वो पूरी बिना छुट्टी लिए मैं बिताया। और यही कारण है कि आज मेरे विभाग में भी बड़े ही तारीफ के करते हुए मेरे नाम को लिया जाता है। और इतना कहना मेरे लिए शाबाशी हो जाएगी, लेकिन इतना ये है, मेरे विभाग के लोग भी इन सब कार्यों के कारण, या कहिए मेरे व्यक्तिगत अपने स्वभाव के कारण, या मैंने शासन को किसी तरह से कुछ अपना फायदा नहीं उठाया, इसके कारण जो है तारीफ करते हैं। लेकिन जो भी है, मैं एक संतुष्ट और मैं ही बहुत प्रसन्न प्राणी हूँ। मैं अपनी नौकरी से, अपनी सेवा से, अपने घर परिवार से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। और लेखन के क्षेत्र में निरंतर मैं काम कर रहा हूँ। अभी जब तक मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे? राजेंद्र बंजारे साहब कुछ सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे तो आपसे सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, और किस सब्जेक्ट में आपका पीएचडी वो जानना चाहूंगा, है ना, और कहाँ पे आप जॉब करते थे वो जानना चाहूंगा सर। मैं देखिए आप पूरा परिचय दे चुके हैं, फिलहाल फिर भी बता सकते हैं राजेंद्र बंजारे की जानकारी के लिए। जी, मैं उच्च शिक्षा विभाग में शुरुआत तो मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर अपना सेवा प्रारंभ किया, और मैं छत्तीसगढ़ के दिग्विजय कॉलेज, घुमका कॉलेज, खैरागढ़ कॉलेज, छुई खदान कॉलेज, ठेलकाडी कॉलेज, अंबागढ़ चौकी कॉलेज। प्रोफेसर थे सर वहाँ प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे? मैं प्रोफेसर था, मैं एचओडी था हिस्ट्री डिपार्टमेंट का। मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर रहा हूँ, और 1 साल मैं किरंदू कॉलेज। सर प्रोफेसर कौन सा सब्जेक्ट के थे आप? मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर था, और मैं
अपने सेवा के आखिरी दौर में मैं गवर्नमेंट कॉलेज का मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ। नहीं नहीं, प्रोफेसर किस में थे सर आप, हिंदी में, इंग्लिश में, या? हाँ तो मैं तो बताया ना, हिस्ट्री का प्रोफेसर था करके। अच्छा। नहीं हिस्ट्री सुन पाए हिस्ट्री। और हो? पीएचडी, पीएचडी भी इसी में था? पीएचडी पीएचडी भी था। पीएचडी पीएचडी जो इसी है का? इतिहास विषय के अंतर्गत था। अच्छा, इतिहास का था। जी जी, हम्म। क्योंकि इतिहास में पीएचडी बहुत कम ही लोग करते हैं, बाकी लोग करते हैं। जी। हाँ। सर, मैं मैं एक और सवाल आप सब लोगों से, दोनों से ही करना चाहूंगा कि आप लोग समाज में एक इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में आपने बहुत सारा उल्लेख किया, आपने किताब भी लिखी, योगदान भी लिखा, लेकिन जिस ढंग से समाज में आज की परिदृश्य परिदृश्य में जो हमारा सामाजिक संगठन है, हमारे समाज के ऊपर में जुल्म, अन्याय अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कोई लेखन या कोई ऐसी आपकी रचना हो जिसको समाज के अंदर में एक जागृति के रूप में या उसको एक मोटिवेशन के रूप में, जो स्थितियां परिस्थितियां समाज के दिशा और दशा पर, इस पर कोई कभी आपकी लेखन कहीं चली है या इसके ऊपर में कोई शोध की है कभी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं एक देखिए, जब एक हमारा दौर था, कुर्रे साहब, जी हमारा एक समय था, दौर था, जिस समय में वो सत्य दर्शन संस्थान भिलाई नगर, हमारे पूजनी जो घनाराम ढिंढे, घना घनाराम ढिंढे जी थे, जी। उसका जो है वो संचालन करते थे उस समिति को, सत्य दर्शन संस्थान को। तो मेरा पूरा जो समय है, मेरा अधिकांश समय जो है मेरा भिलाई में ही बीता। ये देवदास बंजारे, नम्मूराम मनहर और घनाराम ढिंढे और कुछ लोग हैं, याद नहीं आ रहा एकाएक, ये जो है इनके संगठन में रह के काम किया। और उस समय एक मेरे को याद आ रहा है, उस समय जो है 83 बाड़ा मुक्ति आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में उस समय चला था रेल रोको आंदोलन। उस रेल रोको आंदोलन के समय मेरा दिन आया, मेरा समय, उस समय बीएड कल्याण कॉलेज में कर रहा था, उस समय का दौर में मैं वहीं रहता था और उस तरह सामाजिक गतिविधियों में मैं सक्रिय था। और इसी सक्रियता के कारण मुझे सबसे ज्यादा जो है सामाजिक सहयोग या सामाजिक मदद या लोगों का संपर्क और सानिध्य मुझे भिलाई से ज्यादा मिला, जिसमें राजमहल नम्मूराम मनहर, घनाराम ढिंढे और डिंगलदास शेलक और हमारे स्वर्गीय देवदास बंजारे जैसे जो महान व्यक्ति हैं, बहुत ही होनहार व्यक्ति है, अग्रज व्यक्ति है, इन लोगों के सानिध्य और संपर्क से मैं काफी हद तक भिलाई में, भिलाई दुर्ग में रहकर मैं एक्टिव और सक्रिय रहा, जिस समय वो लोगों को काफी जो है सामाजिक चेतना जागृति के क्षेत्र में काम होने लगा। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं अपना लेखन का कार्य प्रारंभ किया तो पहले, सबसे पहले मैं दैनिक अखबारों में लिख कर प्रकाशित करवाता था सामाजिक जागृति के लिए, चेतना के लिए। इसमें एक आर्टिकल लिखा था मैं, उस आर्टिकल का भी शीर्षक मुझे याद है, मेटर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन शीर्षक स्वर्गीय मिनी माता के उत्तराधिकारी कौन होंगे। ये स्वर्गीय मिनी माता के जी के उत्तराधिकारी कौन होंगे, ये मेरा आर्टिकल जो पब्लिश हुआ, वो लोगों को इतना क्रिएटिव किया, लोगों को इतना क्रिएटिव किया कि उसके उत्तराधिकारी के रूप में मैं मात्र एक व्यक्ति को पाया, कुरे साहब, और उस व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय चक्रावा वाले, स्वर्गीय देहरू प्रसाद घितलहरे। ये ऐसे शख्स हैं, ये ऐसे जो है समाज के राजमहंत रहे हैं, जिसका जो है कार्य और जिसका जो है योगदान समाज के लिए, मैं उसको मिनी माता के दूसरा रूप या उसके प्रतिनिधि के रूप में मानता हूँ, समझता हूँ, या उनके व्यक्तित्व में, उनके कार्य में पाया हूँ। आज तक
स्वर्गीय नेहरू प्रसाद घितलहरे के अलावा स्वर्गीय मिनी माता के उत्तराधिकार के रूप में और कोई छवि और कोई जो है इस तरह के जो है सामाजिक और सामाजिक कर्मठ व्यक्ति और मैं नहीं पाया, और न ही मैं सुना और न देखा और नहीं पाया। तो मैं केवल स्वर्गीय मिनी माता के उत्तराधिकारी के रूप में भले 100% ना हो, लेकिन मैं मानता हूँ 80-85% जो है घितलहरे साहब ने समाज के लिए किया है, समाज के लोगों के लिए, समाज के स्टूडेंट के लिए, समाज के संतों के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के और लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन मैं जो गुण पाया, जो उनमें सहयोग और सेवा की भावना पाया, वो मैं स्वर्गीय डीपी घितलहरे के आचरण में, व्यक्तित्व में और उनके जो कार्यशैली पाया। उसके बाद आज तक कोई कहेंगे कि तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा सोनवानी, मेरा नाम ले दो कि मैं ऐसी सामाजिक सेवा कार्य किया हूं करके, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इतना मैं अपनी बात में अडिग हूं और मैं बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को कहूंगा। और कोई बात और जी पूछना चाहेंगे तो पूछिएगा। जी। नेहरू जी प्रसाद बहुत घितलहरे जी ने समाज के लिए क्या क्या काम किया सर, थोड़ा एक आध पॉइंट तो बता देंगे। समाज की कौन? गतिविधि के लिए क्या किया उसने? मंत्री, इवन मंत्री पद रह मालिक करके धर्मस्व न्याय मंत्री था वो, तो सामाजिक संगठन भी तो तैयार नहीं कर पाया उसने। और कि क्या तो काम किया सामाजिक बताइए संगठन उसने? नहीं, सामाजिक उसका सामाजिक संगठन किया संगठन था। भी नहीं था सर। मैं भिलाई में नहीं, था, एक सामाजिक दो मीटिंग संगठन हुआ था। और आप उसके उसके बाद ना संगठन सामाजिक को संगठन। जानते नहीं है। उन्होंने सतनामी समाज के छात्रों को जो है पढ़ने लिखने के लिए मदद किया। कहाँ किया उसका सर, कौन समय से क्षेत्र के लोगों को किया? कुछ एक आध छात्र का नाम हुआ। बता देंगे आप? अब मैं देते हुए देखा हूं, मैं उनके सानिध्य और संपर्क में रहा हूं, दिया हाँ, है तो एक आध उन्होंने। छात्रों का नाम बता देंगे सर आप? कैसे वो अब मैं मान लो याद थोड़ी रखूंगा का काम इतनी किया, पुरानी बात को। या गरीबों से ये आगे बढ़ाने का मैं क्या काम कह रहा किया। हूँ, डीपी घितलहरे साहब ने जो काम किया है वो हमारे हमारे ख्यालात में, आप हमारे मिनी माता का उसका याददाश्त में। नेतृत्व करता मानते हैं? मिनी माता नेतृत्व करता मानते हैं? मिनी माता ने जो जो काम किया है, उनके तुलना में क्या क्या काम किए? नहीं, देखिए, माता जी के बराबर में 100% काम नहीं किए, है ना, लेकिन फिफ्टी मिनी परसेंट बता माता के दीजिए। बाद है समाज का नेतृत्व किस रूप में बहुत काम किया, किया है वह उन्होंने। जानना चाहूंगा सर मैं। समाज का समाज का मैं भी नेतृत्व किस एक रूप में अगुवा किया? के रूप में। इस विषय पर ज्यादा रह जाते हुए हम चूंकि डॉक्टर सुनवानी साहब की जो साहित्य यात्रा पर उनकी लेखन पर हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं इस बात को और यही पे विराम देते हुए मैं चाहूंगा राजेंद्र जारे से, क्योंकि हमारा जो आज का विषय था वो तो सतनाम और सतनामी के विषय पर था, लेकिन जब हमारे गेस्ट नहीं आए तो हम लोगों ने सोचा ना कि डॉक्टर आर एस सोनवानी साहब की साहित्य यात्रा, उनका जीवन परिचय और साहित्य यात्रा पर चर्चा किए थे। बहरहाल बीच बीच में नेहरू प्रसाद घितलहरे जी की बात आ गई। हालांकि उनकी सामाजिक सोच अच्छी रही है और कुछ हद तक वो समाज के लोगों को काफी प्रेरणा के रूप में काम करते हैं, लेकिन मिनी माता के समकक्ष तो उनको अगर हम देखें तो अ, मुझे लगता है कि जिस ढंग से मिनी माता जी का आकलन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मिनी नहीं, माता जी का जो कार्य प्रणाली रहा पूरे है उसके साहब बहुत सारे उदाहरण है मिनी माता जी के। जी सुनिए, पूरे साहब मैं मिनी माता के समकक्ष नहीं मान रहा हूँ डीपी घितलहरे साहब को, लेकिन ये उसके उत्तराधिकारी के रूप में, उसके प्रतिरूप के रूप में नहीं, जो ये उन्होंने काम, ये मैं आपका उनके कहना हो सकता है। जी जी जी, ये आपका समकक्ष कहना नहीं हो मान रहा सकता है। हूँ। जी, उनकी सोच हाँ, सामाजिक समकक्ष रूप नहीं से मान रहा हूँ। अच्छी रही है। जी, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जितने हाँ, भी वो राजनेता हैं, मिनी माता के स्थान को किसी विधायक और किसी मंत्री ने नहीं ले पाए हैं और नहीं, नहीं ले पाएंगे। जी नहीं ले पाया है, ना ले पाएंगे। लेकिन मैं एक प्रकार के कहा कि एक उपयुक्त के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में काम किया है, बस। उसके बराबरी नहीं जी कर सकते।
मैं मानता हूं इस हाँ बात हाँ। को, है ना। जी लेकिन और समाज के अन्य लोगों को यदि देखा जाए तो डीपी गिरधारी साहब ने मिनी माता के बाद जो काम किया है, जो भी काम किया है, जो भी समाज की सेवा सहयोग किया है, वो दूसरे नंबर में आता है डीपी गिरधारी। मैं उसके बराबरी नहीं कर जी रहा हूं, जी 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 जी। है ना। बहरहाल शुक्रिया सोनवानी साहब। मैं चाहूंगा कि आपकी कोई रचना जो समाज को प्रेरित करती हो, ऐसी कोई रचना के बारे में हमारे दर्शकों तक लगाए, जिसके वजह से आपको उस लेखन के वजह से उसके आपके उस साहित्य के सृजन से लोगों ने आपको कोई उपाधि से नवाजा है या सम्मानित किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। हाँ, देखिए, वो ऐसे सामाजिक रूप से तो मुझे भिलाई से, भिलाई के कई संस्थाओं से सम्मान मिला है जी सामाजिक तौर पर। और मुझे जो है राज्य शासन से, छत्तीसगढ़ से संत गुरु घासीदास सामाजिक चेतना जो सम्मान है, वो 2002 में मिला है। जी और डॉक्टर भीमराव विशिष्ट सेवा सम्मान महाराष्ट्र से मिला है। जी हाँ, तो ये जो है शासकीय संस्थाओं से या शासन की ओर से ये दोनों सम्मान मिला है। और बाकी जी सामाजिक जो है, वो सामाजिक सम्मान तो जो है भिलाई से वो जो आपके सत्य दर्शन संस्थान है, और ये जो सेक्टर से भिलाई है, सेक्टर 6 की भिलाई जो संस्था है वहां से, और राजनांदगांव से सामाजिक तौर पर जी। सम्मान आपने तो मिला है। भिलाई लेकिन भिलाई सामाजिक संस्थान के बारे में जिक्र किया, तो मैं भी भिलाई के नाम सुनते ही मुझे लगता है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संगठित करने में अगर पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का योगदान अगर रहा है, तो भिलाई के सतनामियों का और पढ़े लिखे जो कर्मचारियों का है योगदान, उनका योगदान समाज को जोड़ने में, सतनाम भवन बनाने में महती योगदान हो सकता है। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों की जो सामाजिक सोच है, वाकई में मैंने वहाँ पे जाके देखा कि ऐतिहासिक रूप से सतनाम भवन का निर्माण कराए और विधिवत बाबा जी के पूजा, प्रार्थना, आराधना को लेकर वहां से ही एक परिपाटी की परंपरा शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि इसका मैसेज जो है पूरे भारतवर्ष में, अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में देखने को मिलता है। और भिलाई से ही हमारे राजेंद्र बंजारे साहब जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि वहाँ सतनाम भवन में हमेशा प्रत्येक सोमवार को यहाँ समय समय पर वहाँ पे सामाजिक गतिविधियां बाबा जी के उद्देश्यों को प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। तो मैं वहां से भी चाहूंगा कि कम से कम आज की इस परिचर्चा पर सतनाम सेवा संस्थान जो भिलाई है, उसके बारे में भी कुछ ऐतिहासिक चर्चा के रूप में आज के इस अंतिम कड़ी पर अपनी बात रख सकते हैं ना राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर। वाहिगुरु नाम, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नाते यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए थे, और हमारे जो समाज के लोग जो थे एक दूसरे को तो पहचानते नहीं थे, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में छोटे छोटे कम से कम जो है 48 एक दूसरे को न समझते थे न जानते थे। तो कुछ लोगों ने, जो हमारे चिंतनशील, सामाजिक चिंतनशील लोगों ने एक बैठने की आदत बनाई। उसमें से है जयलाल राय और मोहन भतरिया जी, और इस तरह से जो और बहें आर डी जोगान से थे, FR जनार्दन थे, और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग जो थे। तो सबसे पहले उसने देखा कि कहाँ पे हम लोग एक बैठने की जगह बनाए, आपस में चर्चा कहाँ करें। तो उन लोगों ने आपस में चर्चा किया कि जयलाल राय का घर जो है कोहका में रहता था, तो वहीं पे एक जगह उसके पास में जाके बैठते थे। तो छोटा सा एक भवन बना करके वहां पे कुछ चर्चा करने का काम किया। धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, लोग आते गए, जुड़ते गए। फिर उसने बोला कि नहीं, हमें कोहका क्षेत्र में नहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र के
जो मुख्य क्षेत्र है, सेक्टर जिसको बोलते हैं, टाउनशिप है, वहां पे हमें जगह चाहिए। तो इन लोगों ने मैनेजमेंट से बात की कि हमें जगह दो, तो मैनेजमेंट में नानुकुर कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से फिर राजनीतिक के जो फायदे उठा करके मोतीलाल वोरा जो थे, वो सेक्टर 5 में जगह का उद्घाटन किया था। और वो सतनामी को सबसे पहले नाले के किनारे दिया गया था। तो वो नाले के जो किनारे है, वो उसने बोला कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हमारी जगह यहाँ पे नहीं रहेगा, ऐसा कर। फिर रुकने के बाद जो है थोड़ी दूर में, 500 मीटर दूर में जो जगह खाली पड़ी थी सेक्टर 5 के, जहाँ पे अभी डाकतार विभाग चलता है, वहां पे जगह अलॉट हो गया था। नारियल वगैरह फोड़ करके भूमि पूजन कर दिया गया था। जब वहां पे हुआ स्टार्ट, तो देखते हैं कि मैनेजमेंट में जैसे ही हुआ, तो जैसे तैसे करके मुख्यमंत्री या जैसे भी मैनेजमेंट ने डाकतार विभाग को अलॉट कर दिया। फिर हमारे लोगों ने गया मैनेजमेंट के पास और मोतीलाल वोरा के पास। फिर सेक्टर 6 में 6 और 7 सड़क के बीच में अलॉट किया। वो जगह ऐसी थी कि एक नाला था। नाला इतना बड़ा था कि पूछो मत। जितना अभी भवन देख रहे हैं उतना एक मंजिल नीचे तक इकट्ठा कर दिए। तो जयजलाल राय ने और इन लोगों ने सब अब मिल करके आपस में एक समिति बनाई, संगठन बनाया, और संगठन बना करके जितने कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज है, सबको इकट्ठे करने का काम किया कि हम यहाँ पे सतनाम भवन बनाएंगे। तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराया, तभी उस जगह का बना। तो उसमें जो था रजिस्ट्रेशन, वास्तविक में देखा जाए तो SC ST अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षण संस्थाओं के नाम से हुआ था। सतनाम भवन ऐसा करके शिक्षण संस्थाओं के नाम से हुआ था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ST के लोग तो जुड़ ही नहीं पाए, SC के लोग जुड़े वहां पे। जब SC के लोग जुड़े तो वहां पे आ, मंत्री के होने के नाते वहां पे कुछ अनुदान मिला, तो और कुछ अनुदान मिला, तो उतने में काम नहीं बन पा रहा था। तो सबसे पहले अनुदान के पहले बोले हम अनुदान तभी देंगे, रजिस्ट्रेशन कराओ, कुछ पैसा जमा करके रखो, तभी देंगे। तो हमारे जो कर्मचारी उस समय, मैं जब आया था 82 83 84 में, तो 84 में देखा वो घर घर जा करके, डिपार्टमेंट जा जा करके जयजलाल राय जी एक झोला लटका के रखते थे और चले जाते थे। वो ड्यूटी में जाते थे तो अपनी जो झोला हमेशा कहीं प्लांट में भी ले जाते थे, घर भी जाते थे, तो वो 10 बजे रात में पहुंचते थे। हर घर एक कंसेंट लेकर जाते थे, घोषणा करवाते थे कि हम भवन के लिए इतना देंगे। तो 1000 रुपए उस समय बहुत पैसा होता था। तो बोले ठीक है, 50 50 रुपए में 100 रुपए महीना दो। तो लोग 50 50 100 रुपया महीना करके लोगों को एकत्रित करके भवन के जो नींव को रखा, और नींव को रखने करके जैसा ही नींव रखने का स्टार्ट हुआ, तब जो है प्रशासन ने उसको जगह दिया, क्योंकि पाटने में बहुत समय लग गया, और नाला को डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट करके तब जाके वो बना जगह। तो जैसा जगह तो बन गया, पहला मंजिल बनाया। और जनार्दन साहब का इसमें मुख्य उद्देश्य नक्शा बनाना, क्योंकि सिविल इंजीनियर था वो, नक्शा बनाने का था। और वो 2 3 4 मंजिल बनाने का था, उसका नींव मजबूत बना गया। तब जा करके आज हम जो है तीसरे मंजिल चौथे मंजिल के भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी अभी देखा जाए 4 मंजिल हो गया है, पहले ग्राउंड फ्लोर, तो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अभी उसके छत के ऊपर में एक सेट डाल के चालू क्रम किया गया। तो सबसे पहले तो नीचे पूजा करते थे, तो नीचे जो पूजा करते थे तो कुछ दिक्कतें या नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ मीटिंग भी होते रहेगा, तो ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर बनाया गया। फिर जैसे फर्स्ट मंजिल तैयार हो गया, लोगों दान देने के लिए उमड़ पड़े। वो आपस में बोलने लगे मेरे घर आइए, मेरे घर आइए, इस तरह से जो है ना। और जब लास्ट में हुआ तो कुछ पैसा हमारे लोग कर्मचारी ने तो दूर आसपास के 10 किलोमीटर के रेंज के लोगों को भी जयजलाल राय उनके टीम में जाकर के भवन को बनाने में बहुत मदद किया। और इस तरह से वो भवन तो तैयार हो गया। तो उसका उद्देश्य था पूजा करना। पूजा करते थे लोग, क्या करते थे, तो अपना अपना ढंग से आए, पूजा करके चले जाते थे, आए पूजा करके चले जाते थे। जब 2004 में ये बात को देखा, हमारे जो जनार्दन साहब ने देखा, अब ऐसे में काम नहीं बनेगा, जो आता है पूजा करके चले जाते हैं। तो उसने बोला कि इकट्ठा करो, सतनामी लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। नहीं, हम समूह में करेंगे, गुरु वंदना करेंगे, गुरु आरती करेंगे, ऐसा करके समूह में चालू किए। समूह में चालू किया, तो जैसे आरती करते थे, एक को पकड़ते थे,
तो अपना आरती गा देता था, दूसरे को पकड़ते दूसरे सप्ताह दूसरा आरती गा, तीसरे को पकड़ते तीसरा आरती गा देता था। तो जनार्दन साहब बोले कि नहीं, ऐसे में नहीं बन पाएगा, हम लोग जो है एक ही आरती का किया जाए। ऐसे करके आपस में एक क्लास चलाया, जिसको हम बोलते हैं क्लास चला, बताया कि आरती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोले हाँ होना चाहिए। तो कैसे होगा, क्या हुआ, तो उसमें से देखा गया, सभी लोग से मंगाया गया, तो एक आरती की बात रखी गई। वो अभी जो आरती चलती है वो सेवा समिति ने बनाया गया है गुरु घासीदास के। और जो जनार्दन साहब की आरती दूसरी ढंग से थे, जो सतनाम गुरु घासीदास जी के चारों जितने जगह कर्म स्थल है, ये स्थल है, वो सब जो है उससे झलकता है। जैसे कि उनके माता पिता की आरती, जैत खाम की आरती, भंडारपुरी, गिरौदपुरी, गुरु बालक दास जी की क्या क्या किए वो सब जो है। और सातवें आरती तक होते हैं उसी तरह से वंदना करके। फिर उसके बाद 5 मिनट का जो उनके उपदेश थे उनके पढ़ते थे, उपदेश को, मुख्य उपदेश को, फिर अमरवाणी होते थे उनको पढ़ते थे। अब उसको आत्मसात करने के लिए बोले हम लोग आत्मसात करने के लिए क्या किया जाए, तो गुरु जी का हम स्तुति करें, ध्यान लगाएं, क्योंकि गुरु जी हमारे ध्यान क्या था, लोग ध्यान की बातें करते, तो चलो हम ध्यान लगाएंगे, ऐसे भी करना शुरुआत किया। और इस तरह से जब हुआ तो इस बीच में हमारा क्या बोलते हैं, अ, एक टी आर खुटे जी से, टी आर खुटे जी ने एक सतनाम दर्शन की कुछ पुस्तक रहा, तो देखा, तो उसमें सबसे पहले उसका लोगों को इकट्ठा किया, ट्रेनिंग एक कैडर माध्यम दिया, क्या हो हम सतनाम क्या है, हमारा सतनामी का गौरवशाली इतिहास कैसा रहा, और हमारी स्थिति कैसे हो गई, और इनको भी जानकारी दिया गया, हमारा पुराण में क्या है, मनुस्मृति क्या है, ये सब जानकारी दे करके लोगों को तो इंटरेस्ट बढ़ते गया। तो सतनाम वन में बहुत कम से कम 150 से 200 लोग इकट्ठा हुए। तो बोले इसको हम आगे बढ़ाना है, सतनाम मूवमेंट। तो कैसे करेंगे, तो मंथली कलेक्शन करते थे, 100 रुपये 50 रुपये जो जैसा देता था। तो जो मुख्य मेंबर रहते थे उसको बोले हम 100 रुपये देंगे। तो वो पैसे का उपयोग जो होता था वो जहां भी हम जाते थे तो बड़ी रूप में जब काम करते थे तो उसका उपयोग जो है माइक का खर्च होता है, कुछ ऐसा जो होते हैं, गाड़ियां कुछ होती है, उनमें खर्च करते थे, और अपना जो जाने का खर्चा वो इंडिविजुअल वाहन करते जी। थे। इस तरह से जो होते गया, अभी वर्तमान में वहां पे हर सप्ताह, हर सोमवार को गुरु आरती और भजन होते हैं। और अभी वो प्रभात सागर, मंगल रविंद्र जी के जो प्रभात सागर बुक है उनके दो चार चौपाई पढ़ा जाता है, और उसमें जस्ट उसी तरह से उपदेश और अमरवाणी को भी शुरुआत करके करते हैं। अब ऐसा नहीं लगता है कि सतनामी जो है हर सोमवार को जो है वंदना करते रहेंगे, और इसमें आकर के लोग जो है अपने दुख सुख को बांटते हैं। दूसरी बात आपस में जो होता है, जनार्दन साहब ने और एक बहुत अच्छा काम किया था, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी, इलेक्ट्रिकल, सिविल के बारे में जानकारी, सिविल के बारे में जानकारी, वो जी। एक प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग विषय पे एक जानकारी देने का काम करते थे। जैसे अपना सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दीजिए, आप जो क्षेत्र में जानते थे, पुलिस है तो पुलिस के डिपार्टमेंट के बारे में, जो हमारा टीचर है तो टीचर के बारे में। जी। जी। तो इस तरह से हमारे जो एजुकेशन के बारे में और सब चीज सांस्कृतिक, तो उसमें ये संघर्ष निकला गया कि हमारा जो है, किस गुरुओं को हम आगे चलेंगे तो आगे बढ़ेगा समाज। तो वो बोला गया गुरु घासीदास जी को, तो बोले गुरु घासीदास और गुरु बालक दास जी को। तो उसने बोला, कुछ लोग बोला नहीं गुरु घासीदास जी को, गुरु बालक दास। ये निर्णय लिया गया आपस में कि हम दोनों गुरुओं को और विचारधारा को लेकर चलेंगे तब आगे बढ़ाएंगे। तो इसको जाकर के अपना FR जनार्दन जी ने पूरे एक रैली निकाल करके, हमारे लोग जो है आपस में जब मिलते थे, जय सतनाम भी नहीं बोलते थे, नमस्कार बोलते थे, तो उनका देन है सतनाम। और जब भिलाई में सतनाम भवन बना, उसको नकल करने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ, तभी जाके हमारा सभी जगह सतनाम जी। भवन बना। और जो सतनाम भवन बना हुआ है, हर सोमवार को जो शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में, वो उसी का देन है। और गुरु बालक दास जी को तो भूल ही गए थे, तो ये जनार्दन साहब का देन है, और भिलाई से ही हुआ। और जब भी जय सतनाम बोलते हैं आपस में, ये भिलाई के द्वारा ही चालू किया गया। हम इसको एक बौद्धिक केंद्र मान के हम लोग प्लानिंग करने जा रहे थे। इसी बीच में हमारा जनार्दन साहब हमारे बीच नहीं रहे, और नहीं रहने के कारण आज स्थिति जो है हमारी यहीं रुक गई है। कुछ लोग अभी जारी कर रहे हैं, फिर भी जो होता है
हम लोग जो है यहाँ पे 10 किलोमीटर के रेंज में हर सोमवार को जो भी कार्यक्रम होता था, तो यहाँ के लोगों को बोलते थे आप इस क्षेत्र में जाइए, जैसे कोसानगर जाइए, कोहका जाइए, कुर्सी पार जाइए, सबको बांट के रखे थे कि आप वहां पे गुरु वंदना के जाइए, गुरु आरती कर जाइए, पूजा पाठ कराइए, उनके लोगों से जी बुलवाइए। जी। ऐसा एक मूवमेंट चला। इस तरह से जो मूवमेंट चल चल के छत्तीसगढ़ में भी गए, उनको बताया गया, पम्पलेट दिया गया, सब कुछ किया गया। हम लोग गिरौदपुरी में जा करके कंटिन्यू 5-6 साल तक अभी भी हमारा मूवमेंट रहता है, तो जाते हैं, बांटते हैं। इस तरह से गुरु जी घासीदास जी का मूवमेंट रहा, और उस गुरु घासीदास मूवमेंट को पुनर्जागृत करने के लिए संकल्प भी कराते हैं, और उस पे लेते हैं कि जी रहन सहन खान पान। और हमारे भिलाई के जो साथी लोग जो थे, खास करके बड़े लोग, जब वो केडर हम लोग अटेंड करने लगे, जो खान पान खाते थे उनको हम लोग देखने भी बड़ा होता लगता था, कि देखते थे कोई केडर वाले आया तो नहीं। अगर वो मछली लेने जाते थे तो बड़ा सोचते थे कि कोई तो है तो नहीं। इतने मजबूर हो गए थे वो कि हमें लेना है जी कि नहीं लेना है, कोई है तो नहीं, जी ऐसा जी करके। जी। तो वो बड़ी इस विचारधारा से हमारे जो विकास जो है बहुत तेजी के साथ हुआ। और बहुत जी सारे जानकारियां तो है, फिर भी समय कम है। इतना बोलकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। कम से कम सतनाम का जो बौद्धिक केंद्र के जो भिलाई सतनाम भवन के बारे में आप आज की इस परिचर्चा पर पटेल के माध्यम से हो गई। आने वाले समय में हम जब भी रायपुर या भिलाई आएंगे तो वहाँ का हम वीडियो फुटेज बना करके जी वहाँ को जी। थोड़ा हाईलाइट आइए करने सर, की जब कोशिश भी आएंगे करेंगे। सोमवार को आइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज की जो यात्रा रही है, साहित्य यात्रा, डॉक्टर आर ए सोनवारी साहित्यकार जो लेखक के रूप में भी अपने कई किताब लिख चुके हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई। और भिलाई में सतनाम, जो सतनाम बौद्धिक केंद्र है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में हम फिर से गौरवशाली सतनामी समाज के इतिहास के बारे में आज जो हमारी परिचर्चा चल रही है वो लगातार जारी रहेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम को देख सुन रहे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि आज के एपिसोड आप अगर देख सुन रहे हैं तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। आपकी प्रतिक्रिया से हमें मोटिवेशन मिलता है और नए नए कार्यक्रम करने की सुझाव भी मिलते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, स्पिर भाटिया साहब का, जो अमेरिका से में ऑपरेट करते हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनका हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और खास करके आज दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, राजेंद्र बंजारे साहब का, सोनवानी साहब का, शुक्रिया। सतनाम जोहार, थैंक यू।